गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इकोनॉमिक्स की क्लास में चैप्टर नंबर 14 क्लियर कर रहे थे, नेशनल इनकम। ठीक है, कौन सा चैप्टर है? लेसन 14। चैप्टर है नेशनल इनकम। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था बेटा, उपभोग वस्तुएं कौन सी होती है, वस्तुओं के बारे में बात किया था, अंतिम वस्तुएं कौन सी होती हैं, मध्यवर्ती वस्तुएं कौन सी होती है। तो आज हम बात करेंगे निवेश के बारे में। इन्वेस्टमेंट क्या होता है बेटा? ये जितने भी पॉइंट है एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, इतना ही पूछा जाएगा आपसे। सकल निवेश क्या होता है या फिर ग्रोस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, और अगर आपसे पूछे नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है तो वो देखना है। देखो, ग्रोस तो वो होता है बेटा कि चलो अपन निवेश की बात करें। फर्स्ट होता है सकल निवेश, दैट मीन्स इंग्लिश में बोलेंगे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है बेटा? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मतलब कि आपने जितना भी माल बनाया वो ग्रॉस ही है। उसके अंदर जो भी कुछ था आपने सब कुछ क्या कर लिया? ऐड कर लिया। ठीक है, जो भी कुछ था मतलब कि जितना भी आपने माल बनाया था एक वित्तीय वर्ष की बात करते, चलो आपको ऐसे समझाती हूँ। एक वित्तीय वर्ष में जितनी भी उत्पादित वस्तुएं हैं, जितनी भी पूंजीगत वस्तुएं हैं, इन सबको जब जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या बोलेंगे हम? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो भाई एक साल के अंदर हमने कितना कितना क्या किया? उत्पादन किया। इसमें से क्या लेस नहीं किया जाता है? इसमें से प्रतिस्थापन निवेश मतलब कि प्रतिस्थापन मतलब जो घिस गया है, घिसावट है, कोई टूट फूट हो गई है, दैट मीन्स डेप्रिसिएशन। जब फॉर्मूला लिखो आप किसी का कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ये तो टोटल इन्वेस्टमेंट मान लो। टोटल इन्वेस्टमेंट है, और अगर इस टोटल इन्वेस्टमेंट में से इसमें से अगर हम डेप्रिसिएशन लेस कर दें, डेप्रिसिएशन मतलब प्रतिस्थापन निवेश। प्रतिस्थापन निवेश मतलब आगे पढ़ेंगे, पूरा डिप में बता दूं मैं डेप्रिसिएशन होता क्या है। डेप्रिसिएशन अकाउंट्स में हमने 11th में काफी बार पढ़ा है कि डेप्रिसिएशन क्या होता है किसी भी वस्तु। चलिए आगे डिस्कस करेंगे, पॉइंट पे बात करते हैं, लंबा हो जाएगा। सकल निवेश क्या होता है? तो सकल निवेश में लिखो देखिए किसी अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन सकल निवेश जिसमें प्रतिस्थापन निवेश शामिल रहता है। समझ आया बेटा? तो ग्रोस इन्वेस्टमेंट क्या होता है? मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट, जितना भी आपने एक वर्ष के अंतर्गत, एक वर्ष मतलब एक फाइनेंशियल ईयर के अंतर्गत अर्थव्यवस्था में जितने भी एक्सपेंसेस किए हैं, पूंजीगत पदार्थों पर जितना भी इन्वेस्टमेंट किया है, उसे क्या बोलेंगे आप? ग्रोस इन्वेस्टमेंट कहेंगे। पूंजीगत पदार्थ मतलब बताया हुआ है मेरा आपको कि जैसे मशीनरी है,
बिल्डिंग है, औजार है, कोई इक्विपमेंट्स खरीदे हैं आपने लॉन्ग टर्म के लिए, कोई स्टॉक खरीदा है लॉन्ग टर्म के लिए, तो इन सब में जो प्रतिस्थापन निवेश मतलब जो डेप्रिसिएशन है वो अगर नहीं घटाया जाएगा तो क्या आ जाएगा, सकल निवेश। और इसी का अपोजिट अपन बात करें, प्रतिस्थापन निवेश अगर नहीं घटाएंगे तो क्या आएगा, सकल निवेश। और इसी में से अगर हम क्या घटा देंगे, डेप्रिसिएशन घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, शुद्ध निवेश। शुद्ध और इसमें ये डेप्रिसिएशन क्यों आ रहा है वो समझाती हूँ मैं आपको पहले। देखो बेटा, मैं एक मशीन लेके आई और जिसकी वैल्यू है आज के टाइम में जब मैंने इसे परचेज की है 50,000 में मैंने एक मशीन परचेज की। ये पर डे 8 आवर्स हमें क्या कर रही है, वर्किंग। 2 साल बाद जब आप इसे सेल करेंगे तो क्या इसकी वैल्यू 50,000 रहेगी, बिल्कुल नहीं रहेगी। ये अगर आप सेल करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 18 to 20,000 रुपीज में आपकी ये सेल होगी, बिकॉज आपने उसको 2 साल यूज कर लिया और कितने घंटे काम करती है, वो 8 घंटे। क्यों, क्योंकि बेटा इसमें क्या हो रहा है, गिरावट आ रही है, टूट हो रही है, वैल्यू कम हो रही है, दैट मीन्स ये क्या है, डेप्रिसिएशन। ठीक है, ग्रोथ तो मतलब जो कुछ था सब जोड़ लिया, दैट मीन्स ग्रोथ। पर अगर आपको जब शुद्ध की बात आती है तो शुद्ध बताओ, नेट बताओ, नेट जब बताओगे तो इस जी को लेस करना है, याद रखना बेटा। जब भी शुद्ध की बात होती है, क्योंकि हमने तो ऐसे ही सब अपन बोलते हैं ना कि भाई कोई हिसाब लगा, किसी चीज का अपन कैलकुलेशन करते हैं, कोई हिसाब लगाते हैं तो अपन सबको जोड़े, एक बार तो रफली एक बार कैलकुलेट कर लेना है। तो जब किसी चीज को रफली कैलकुलेट कर लेते हैं तो हम सिर्फ उसमें मोटे मोटे जो भी एक्सपेंसेस होते हैं जोड़ लेते हैं, और उसमें ये नहीं देखते हैं कि इसका भाई कुछ और भी लगा है। मान लो कोई मशीन लगाई, मशीन लगाने के बाद उसमें उसने इतना सारा तो क्या ले लिया, उसका मेंटेनेंस ही ले लिया, तो वो क्या, उसकी वैल्यू भी तो कम हो रही है ना। आप 50,000 की मशीन लाए थे, 10,000 और उस पर खर्चा लग चुका है 1 साल के अंदर, तो क्या आपको 10,000 रुपये जब आप उसको सेल करोगे तो वो 10,000 मिलने वाले थोड़ी है आपको। आप बोलोगे मैंने इस पर इन्वेस्टमेंट इतना कर दिया, ऐसा नहीं होता है बेटा। तो ये जो चीजें हैं ये किसके अंदर आएंगी, आपकी शुद्ध निवेश में। वो देखो क्या है, शुद्ध की बात करते हैं। आज ऑलमोस्ट कोशिश है ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चैप्टर नंबर 15 जो है वो भी नेशनल इनकम का पार्ट 2 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आपके फॉर्मूलेज हैं। तो वो फॉर्मूले बहुत ही इजी है, उससे प्रैक्टिकल कुछ क्वेश्चन भी बन जाते हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसमें कुछ होमवर्क दूंगी मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन के, तो वो आप सॉल्व करके और मुझे आप सेंड करना। ठीक है बेटा, अपन बात करते हैं शुद्ध निवेश। देखो क्या होता है शुद्ध निवेश। किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में, जो हमने उसमें बात की थी, एक वर्ष में सकल निवेश में से अगर प्रतिस्थापन व्यय को घटा दिया जाता है या फिर प्रतिस्थापन निवेश को घटा दिया जाता है, दैट मीन्स डेप्रिसिएशन, जब इसे लेस कर देते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, शुद्ध निवेश प्राप्त हो जाता है। ठीक है बेटा, तो शुद्ध निवेश में समझ आ गया होगा, सकल निवेश, शुद्ध निवेश। अब हम बात करते हैं मूल्यह्रास की घटाना, ये डेप्रिसिएशन है क्या चीज। ठीक है बेटा, बहुत इजी है डेप्रिसिएशन, इतनी देर में समझ आ गया होगा आपको कि ये डेप्रिसिएशन क्या है। तो देखो बेटा, डेप्रिसिएशन क्या है।
मूल्यह्रास क्या होता है बेटा? मूल्यह्रास बेटा कोई भी फिक्स्ड जो असेट्स हैं, फिक्स असेट्स की वैल्यू कम होना, मतलब पूंजीगत वस्तु है उसके मूल्य में, उसकी मूल्य में या फिर उस वस्तु की वैल्यू में क्या होना, गिरावट आना या उसमें गिरावट होना, क्या कहलाता है? मूल्यह्रास कहलाता है। जैसे भवन है, संयंत्र है, बांध है, नहर है, इनकी अगर मान लो इनमें टूट फूट होती है तो ये क्या है? एक डेप्रिसिएशन है। तो इसमें लिख सकते हो मूल्यह्रास एक प्रकार की हानि है, लॉस है बेटा। क्योंकि आज जो वस्तु है उसकी वैल्यू 50,000 थी और उसी वस्तु की वैल्यू अगर 1 साल बाद कितनी हो जाए? 30,000 हो जाए, तो वो क्या है? लॉस ही था। तो मूल्यह्रास क्या है? एक प्रकार का लॉस है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं बेटा कि जो राष्ट्रीय आय है, नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम का क्या होता है? एक तो भौगोलिक आधार होता है। भौगोलिक आधार मतलब कि जो नेशनल इनकम काउंट की जा रही है वो कहाँ की जा रही है? एक देश के अंदर की। दैट मीन्स क्या है? वो उसका भौगोलिक आधार है। और अगर भौगोलिक आधार और एक दूसरा होता है राजनीतिक आधार। राजनीतिक आधार मतलब जब उसका कैलकुलेशन आउट ऑफ कंट्री भी किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? राजनीतिक आधार। तो अपन इसी को क्लियर करते हैं कि सामान्य निवासी की अवधारणा क्या होती है और घरेलू सीमा की अवधारणा क्या होती है। मैंने बात करके तो सामान्य निवासी की अवधारणा। सामान्य निवासी की अवधारणा क्या होती है बेटा? सामान्य निवासी की अवधारणा जब लोग किसी देश की नागरिकता मिली हो, मतलब मान लो कि आप हो और आप अगर अब हम कौन है? हम सब क्या है? भारत के नागरिक है। हमें नागरिक किसने बनाया? हमें, क्योंकि यहाँ की नागरिकता प्राप्त है। हमारे मदर फादर यहाँ के थे तो हम भी यहीं के हो गए। तो दैट मीन्स किसकी बात कर रहा है? सामान्य निवासी की अवधारणा की बात कर रहा है। एक बात करेगा घरेलू सीमा की अवधारणा। इसमें होता है कि जो राष्ट्रीय आय की गणना है वो एक देश के सामान्य निवासी की अवधारणा के आधार पर की जाती है। अगर इस कॉन्सेप्ट को आप क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं तो क्या आएगा? सामान्य निवासी की अवधारणा आएगी। सामान्य निवासी की अवधारणा होती है जब कोई एक व्यक्ति क्या कर रहा है? अपने यहाँ की नागरिकता प्राप्त कर रहा है। अपने यहाँ की मतलब भारत देश की नागरिकता प्राप्त या कोई भी अन्य देश है। नागरिकता क्या होती है वो तो पता होगा बेटा कि जो यहाँ पे उसके मदर फादर यहाँ पे रहे हो या फिर वो एक क्राइटेरिया डिसाइड है अपनी गवर्नमेंट का, वो कभी अपन पढ़ेंगे टॉपिक तो डीप में डिस्कस करेंगे। अभी नीड नहीं, हमें से जितना होगा पता होना चाहिए कि नागरिकता जो भारत की जिसके पास नागरिकता है वो क्या है? यहाँ का सिटीजन। समझ आया बेटा? तो जब हम इसकी बात करेंगे इसकी सामान्य निवासी की अवधारणा, तो नेशनल इनकम जो है राष्ट्रीय आय है। क्या है नेशनल इनकम? नेशनल इनकम में केवल इसकी आय को शामिल किया जाएगा। सामान्य जिसके पास यहाँ की क्या है? नागरिकता प्राप्त है, उन व्यक्तियों की आय को ही इसमें शामिल किया जाता है, आपकी नेशनल इनकम में शामिल किया जाता है। तो ये कौन सी हो गई बेटा? सामान्य निवासी की अवधारणा। समझ आया बेटा कि जो यहाँ के देश के नागरिक हैं और वो जो कमा रहे हैं उसे किसमें काउंट करेंगे? अपने नेशनल इनकम में काउंट करेंगे, तो उसे बोलेंगे सामान्य निवासी की अवधारणा। दूसरी अपन बात करते हैं कि घरेलू सीमा की अवधारणा। घरेलू सीमा की अवधारणा मतलब क्योंकि इसमें ये जरूरी नहीं है कि वो नागरिकता प्राप्त है, इसमें ये जरूरी है। दूसरी अपन बात कर रहे हैं घरेलू सीमा की अवधारणा। एक महत्वपूर्ण अवधारणा मानी जाती है।
देश की आर्थिक सीमा के अंतर्गत जो भी आर्थिक क्रियाएं की जाती है उनके अंतर्गत। समझ आया बेटा? क्या होता है, देखो घरेलू सीमा की अवधारणा मतलब जो नेशनल इनकम है उसके अंदर उस चीज को काउंट किया जाएगा जो कि अपने एक घरेलू सीमा के अंतर्गत है वो आती है। और सामान्य निवासी की अवधारणा उसमें केवल हमारे देश के जो नागरिक है उनके द्वारा अर्न की गई इनकम को भी शामिल किया जाता है। तो बेटा यहाँ पे ये वाला चैप्टर आपको कंप्लीट हुआ। इसी का नेक्स्ट पार्ट है नेशनल इनकम का चैप्टर नंबर 15, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, बिकॉज अभी हम स्टार्ट करेंगे तो भी बेटा कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर भी कौन सा है, नेशनल इनकम का ही पार्ट है और चैप्टर नंबर 15 है। उसमें क्या है, समुच्चय दिए हुए हैं, मतलब उसमें एक ये दिया कि भाई यही आएगा मेन जो नेशनल इनकम का जो चैप्टर है वो यही है जो हम पढ़ने वाले हैं। उसका जो नेक्स्ट थर्ड चैप्टर है उसमें तो भाई उसकी विधियाँ दे रखी है कौन कौन से तरीके से नेशनल इनकम याद की जाती है। ठीक है बेटा, तो वो जो है वो कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा जी, थैंक यू।